गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं तीनों एक साथ आपको इस वजह से ग्रीट कर रहा हूँ। आप जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय आपका संबोधन सम्मान के साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये केमिस्ट्री की वो निचोड़ इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इसके सभी ऑब्जेक्टिव को लास्ट वीक तक देख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके एक एक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होगी। इसकी वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए करते हैं। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले होने वाले हैं कि आपकी जो एग्जाम है उसमें 100% स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बेटा। इसने बोला है परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया। पहला ऑप्शन जे थॉमसन, दूसरा नील बोर, तीसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड और चौथा जेम्स चैडविक। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के गोल्ड फाइल प्रयोग से क्या पता चलता है। रदरफोर्ड के गोल्ड फाइल प्रयोग से क्या पता चलता है। इलेक्ट्रॉनों का पता चलता है, नाभिक का पता चलता है, न्यूट्रॉन का पता चलता है या फिर ऊर्जा स्तर का पता चलता है। तो हमें बेटा इसके नाभिक का पता चलता है। क्लियर। बोहर के परमाणु मॉडल का कौन सा सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत, आप भाव का सिद्धांत, क्वांटाइज्ड ऊर्जा का स्तर या फिर हुंड का नियम। तो सीधा सा बताए, बोहर के परमाणु मॉडल जो है बेटा वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर का। क्वेश्चन नंबर 4, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया, हाइजेनबर्ग ने प्रस्तावित किया, बोहर ने प्रस्तावित किया या प्लैंक ने प्रस्तावित किया। तो सीधा सा उत्तर क्या आ जाएगा बेटा इसका, हाइजेनबर्ग ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी क्वांटम संख्या कक्ष के आकार को दर्शाती है। मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। तो सीधा सा क्या आंसर आ जाएगा बेटा, एजीमुथल क्वांटम संख्या। क्लियर। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एस आकार का, एस कक्षक का आकार क्या है। डंबल का आकार है, गोलाकार है, क्लोव लीफ है या प्लेनर है। तो इसका आकार कैसा होता है बेटा, गोलाकार। एस कक्षक। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनों में क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट नहीं हो सकता। कौन सा सिद्धांत बताता है। अबाउ का सिद्धांत, पावली का अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड का नियम या फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो सीधा सा मत है बेटा इसका आंसर पावली का अपवर्जन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पर कब्जा करना पसंद करते हैं। कैसे बेटा, पहले जोड़े में, समांतर स्पिन के साथ अकेले में, यादृच्छिक रूप से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समांतर स्पिन के साथ अकेले में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। आपभाव का सिद्धांत निम्न से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन स्पिन पर, इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम पर, ऊर्जा क्वांटीकरण पर या कक्षीय आकार पर। तो सीधा सा मतलब है आपभाव का सिद्धांत बेटा इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। S1 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2 या फिर कौन सा बताइए। तो इसका आंसर सीधा सा बेटा क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या वर्णन करते हैं, बताओ किसका। कक्षीय आकार का, ऊर्जा स्तर का, कक्षीय अभिविन्यास का या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का।
तो सीधा सा मतलब है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसका वर्णन करती है? कक्षीय अभिविन्यास का। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कितने डी कक्षक है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5। कितने डी कक्षक होते हैं? 5। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पी कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलाकार, डंबल के आकार का, क्लवर लीफ के आकार का, या फिर प्लेनर के आकार का? तो पी कक्षक का आकार कैसा होता है बेटा? डंबल के आकार का। क्लियर है? n बराबर 2 के लिए l का मान कितना होगा? 0, 1 होगा। कौन सा होगा बताना बेटा? 0, 1, -1 +1 होगा, 0, 2 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा होगा बेटा? n बराबर 2 के लिए l का मान होगा 0, 1। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य क्वांटम संख्या को निम्न द्वारा दर्शाया गया है। l के द्वारा, n के द्वारा, m के द्वारा या s के द्वारा? तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं बेटा? n से दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत बारीकी से आप बार बार देखिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है? तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18। तीसरे शेल में 8 होती है, 18 होती है, 32 होती है, 10 होती है। तो सीधे साथ कितना है बेटा? तीसरे शेल में कितनी होती है? 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, चैडविक ने किस कण की खोज की थी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की? तो चैडविक ने किसकी खोज की थी बेटा? न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी बेटा? चैडविक ने न्यूट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रोटॉन पर आवेश है -1 × 10⁻19 प्लस 1.6 × 10⁻18, 1 प्लस 1.6 × 10⁻19 या फिर -1.6 × 10⁻18। तो सीधा सा मतलब है बेटा, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 10⁻18 कूलम। ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है बेटा? इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21, किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है? 2s, 1s, 3p या 4d? तो सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका है बेटा? 1s का। क्लियर है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरह से वर्णन करने के लिए कितने क्वांटम नंबरों की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरह से वर्णन करने के लिए कितने क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है? 2 की होती है, 3 की होती है, 4 की होती है या फिर 5 की होती है? तो कितने की होती है बेटा? 4 की होती है। एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से वर्णन करने के लिए जो आवश्यक क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 होते हैं। NaCl में किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? क्वेश्चन नंबर 23, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध या फिर हाइड्रोजन आबंध? तो उसका सीधा सा आंसर क्या बेटा होगा? आयनिक आबंध। क्वेश्चन नंबर 24, H2 अणु से किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? H2 अणु में किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? आयनिक आबंध होता है, सहसंयोजक आबंध होता है, धात्विक आबंध होता है या फिर समन्वयक आबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, सहसंयोजक आबंध। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? हीलियम प्लस, H2, H2 प्लस या H2 माइनस? तो कौन सा प्रतिचुंबकीय है बेटा? H2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 26, NH4 प्लस में किस प्रकार का आबंधन मौजूद होता है? आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, समन्वय होता है या फिर धात्विक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक, 27 पर बात करेंगे और फिर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जल में हाइड्रोजन आबंध किस प्रकार से होता है? उच्च द्रव्यमान के आकार में, धात्विक अंतःक्रिया के रूप में, विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के रूप में या आयनिक आबंध के रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के रूप में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा आबंध सबसे कौन सा आबंधन सबसे मजबूत होता है? हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजक आबंधन, आयनिक आबंधन या धात्विक आबंधन? तो सबसे ज्यादा कौन सा मजबूत होता है? सहसंयोजक आबंधन। ठीक है बेटा? चलिए अगला है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण किस अणु में असामान्य गुण होते हैं? CH4, BeCl2, H2O या फिर CO2? तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण किस अणु में असामान्य गुण होते हैं? तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? H2O। BF3 का संस्करण
है। यानी BF3 का संस्करण हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp sp2 sp3 या sp3d। तो क्या होता है बेटा इसका, sp पावर 2। क्वेश्चन नंबर 31, मीथेन में कितने सैचुरेटेड आबंध होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 या 5। तो मीथेन में कितने आबंध होते हैं बेटा, 4। यहां इस वीडियो को आप फिर से देखिए, आगे अभी बढ़ते हैं, देखिए बेटा। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करूंगा, चाहिए 1 घंटे के बने, 2 घंटे के बने, कितने भी घंटे के बने, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। धात्विक आबंधन में शामिल है, क्या है बेटा, विस्थानित इलेक्ट्रॉन, आयनिक आकर्षण, अकेला जोड़ा साझा करना या ध्रुवीय बल। तो क्या होता है बेटा, विस्थानित डिस्क्लोज इलेक्ट्रॉन आध्यात्मिक आबंध में शामिल होते हैं। मोलरिटी में को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, मोल अंश। तो किस तरह से परिभाषित किया जाता है, मोल प्रति लीटर के रूप में। मोलिटी है मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 34, मोल प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर या ppm। तो क्या है बेटा, मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, नॉर्मलता माप है, मोल अंश की, ग्राम समतुल्य प्रति लीटर की, द्रव्यमान प्रतिशत की या फिर आयतन प्रतिशत की। तो सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम समतुल्य प्रति लीटर की। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36, ppm का अर्थ क्या होता है, भाग प्रति मिलियन, मोल अंश, ग्राम प्रति मोल, द्रव्यमान अंश। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा बेटा, भाग प्रति मिलियन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। किसी विलयन में बहुत कम सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? किसका, किसी विलयन में बहुत कम सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नॉर्मलता का, ppm का, मोलरता का या फिर मोलरता का। तो सीधा सा किसका इस्तेमाल किया जाता है, ppm का। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है, चलिए देखिए। 38 कह रहा है, मोल अंश को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी घटक के मोल सभी घटकों के कुल मोल को, विलेयक का द्रव्यमान या विलायक का द्रव्यमान को, प्रति लीटर विलयन के मोल को या प्रति किलोग्राम विलायक के ग्राम को। तो किसको दिखाया जाता है बेटा, मोल अंश को परिभाषित किया जाता है किसी घटक के मोल या सभी घटक के कुल मोल पर। क्वेश्चन नंबर 39, अम्लों और क्षारों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? अम्लों और क्षारों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आमतौर पर मोलरता का इस्तेमाल किया जाता है, मोलरता का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मलता का इस्तेमाल किया जाता है, ppm का। तो सीधा सा किसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मलता का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उच्च विलायक अनुपात किस अनुपात वाले विलयन को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन ये, ठीक है। तनु, सांद्रित, संतृप्त या अति संतृप्त। तो सीधा सा मतलब होता है बेटा सांद्रित। क्वेश्चन नंबर 41, जब संतृप्त विलयन में अधिक विलय मिलाया जाता है तो क्या होता है? यह पूरी तरह से घुल जाता है, सांद्रता कम हो जाती है, अतिरिक्त विलय अघुलित रहता है, विलयन तनु हो जाता है। तो सीधा सा क्या होता है बेटा, अतिरिक्त विलय अघुलित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विलय का उदाहरण है? जल है, अल्कोहल है, जल में लवण है, वायु है। तो सीधा सा है जल में लवण। क्वेश्चन नंबर 43, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता मात्रक क्या है? तापमान से स्वतंत्र सांद्रता मात्रक मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है या फिर आयतन प्रतिशत है। तो सीधा सा क्या है बेटा, मोललता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 43 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे बेटा हम इसमें, और मैक्सिमम क्वेश्चन करके हम मैक्सिमम मार्क्स गेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी विलयन में मोल अंशों का योग हमेशा होता है, कैसा बेटा, 0, 0.5, 1 या फिर परिवर्तनशील। तो कैसा होता है बेटा, 1। किस प्रकार के विलयन में विलायक आमतौर पर जल होता है? किस प्रकार के विलयन में विलायक आमतौर पर जल होता है? गैसीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठोस विलयन में या फिर कोई नहीं। तो किस में होता है बेटा, जलीय विलयन में। निम्नलिखित में से कौन सा 100 ग्राम प्रति विलयन में विलय के भार को व्यक्त करता है? कौन सा बेटा, मोल अंश, ppm, द्रव्यमान प्रतिशत या नॉर्मलता। तो कौन सा करता है बेटा, सीधा सा द्रव्यमान प्रतिशत।
यहाँ तक हम 46 पर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को करने की, जिससे कि ये आगे हल हो जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट देखिए थोड़ा। चलिए बेटा बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 किलो विलायक में 1 मोल विलय घुल जाता है तो मोलरता होगी 1 मोल प्रति किलोग्राम, 2 मोल प्रति किलोग्राम, 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, 1 मोल प्रति लीटर। तो सीधा सा कितना होगा बेटा, 1 मोल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पीपीएम दर्शाता है? मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर। तो सीधा सा किसको दर्शाता है, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 49, एक विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर कोई विलयन नहीं घुल सकता उसे कहा जाता है? तनु विलयन, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस विलयन की सांद्रता सबसे अधिक है? 1 मिली, 1 एम, 1 एन या 10 ppm। तो किसकी होती है बेटा, 1 एन की। क्लियर। नॉर्मलता का मात्रक क्या है? ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर समतुल्य, कूलेंट प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर। तो सीधा सा क्या होगा बेटा इसका, सी, यानी कि इक्विवेलेंट प्रति लीटर। यहां तक क्वेश्चन हम 51 कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं बेटा। 51 से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला स्लाइड देखें क्या कह रही है बेटा। फिर से एक स्लाइड हम लोगों ने पूरी कर ली है और अब हम अगली स्लाइड को कर रहे हैं। अगली स्लाइड आपकी है, नेक्स्ट चैप्टर है जल से संबंधित। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए आप इसको समझिए, फिर इस पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, हम एक ही वीडियो में सारे के सारे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम पूरा करेंगे। और यहाँ पर अगला चैप्टर ये जल से संबंधित है। हमने अभी तक एक यूनिट कंप्लीट कर ली है, दूसरी यूनिट है, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के जल का वितरण, पृथ्वी के जल वितरण का प्रमुख घटक क्या है? मीठा जल, खारा जल, भूजल या बर्फ की टोपियां। तो सीधा सा क्या है बेटा, खारा जल। निम्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जल की कठोरता का प्राथमिक कारण है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सा है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। क्वेश्चन नंबर 3, साबुन परीक्षण का निर्धारित करने में क्या मदद करता है? साबुन परीक्षण क्या निर्धारित करने में मदद करता है? पीएच स्तर को, अशुद्धियों की उपस्थिति को, जल की कठोरता को या फिर क्षारीयता को। तो सीधा किसको करता है बेटा, जल की कठोरता को। क्लियर है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता में योगदान देता है? सोडियम और क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फ्लोराइड और नाइट्रेट या पोटेशियम और फॉस्फेट। तो क्या करता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या कह रहा है बेटा, देखिए, जल की कठोरता को व्यक्त करने के लिए आमतौर पर किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता को, पीपीएम को, प्रति मिलियन भाग को या ग्राम प्रति लीटर को या किलोग्राम प्रति घन मीटर को। तो सीधा किसको दर्शाया जाता है बेटा, पीपीएम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 डिग्री कलार कठोरता किसके बराबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 ppm, 300 ppm, 500 ppm, 1100 ppm। तो सीधा सा आंसर कितना आएगा बेटा, 500 ppm। साबुन के झाग पर कठोर जल का क्या परिणाम होता है? यह साबुन की दक्षता को बढ़ाता है, यह खराब झाग पैदा करता है, यह अत्यधिक झाग पैदा करता है, यह साबुन की खपत को कम करता है। तो सीधा सा क्या है बेटा, यह खराब झाग पैदा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बॉयलर में कठोर जल का उपयोग करने में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ईंधन की दक्षता कम होती है, ठीक है बेटा, पपड़ी का गठन होता है, वाष्पीकरण दर में कमी होती है या पीएच स्तर में कमी होती है। तो सीधा सा होता है पपड़ी का गठन होता है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जाके आपको ये अच्छा आसानी से चमकता है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरता का मात्रक नहीं है, भाग प्रति मिलियन, डिग्री सेंटीग्रेड, डी क्लार्क या फिर डिग्री फ्रेंच। सीधा सा बेटा क्या है इसका, डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10 जल की कठोरता को मात्रात्मक रूप से कैसे मापा जाता है, पीएच मीटर का उपयोग करके, टीडीएस को मापकर, ईडीटीए विधि का उपयोग करके, साबुन परीक्षण के द्वारा। तो सीधा सा मतलब बेटा क्या है, ईडीटीए विधि द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कुल अर्ध है जल में ठोस अशुद्धियों की स्वतंत्र सांद्रता, जल में घुली गैसों की सांद्रता, विलयन में जल की कुल मात्रा, जल में घुले ठोस पदार्थों की कुल मात्रा। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, डी जल में घुले ठोस पदार्थों की कुल मात्रा। क्वेश्चन नंबर 12 जल की क्षारीयता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है, यानी इसका पीएच अनुमानन अनुमापन, ईडीटीए विधि, निस्यंदन फिल्ट्रेशन या फिर स्कंदन। तो क्या किया जाता है बेटा, इसका पीएच का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे जल मृदुकरण के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, सोडा लाइम प्रक्रिया का, जियोलाइट प्रक्रिया का, आयरन विनन प्रक्रिया का या रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए, इसको आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए आप इसको। ठीक है बेटा, चलिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया, यूनिट सेकंड का चल रहा है, यूनिट सेकंड चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है किस प्रक्रिया में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, सोडा लाइम प्रक्रिया द्वारा, जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा, निस्यंदन द्वारा या इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। तो किसके द्वारा बेटा, जियोलाइट प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 जल मृदुकरण के लिए आयन विनिमय। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जल मृदुकरण के लिए आयन विनिमय प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है, जल का वाष्पीकरण, कठोरता पैदा करने वाले आयनों का सोडियम आयनों के साथ आदान प्रदान, सोडा लाइम का योग, सक्रिय चारकोल का उपयोग। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कठोरता पैदा करने वाले आयनों का सोडियम आयनों के साथ आदान प्रदान। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है सॉरी बेटा एक मिनट, चलिए बेटा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक जल उपचार का हिस्सा नहीं है, अवसादन, स्कंदन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर निस्यंदन। तो सीधा सा बेटा क्या आएगा इसका, निस्यंदन। ठीक है, जल उपचार में स्कंदन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जल उपचार में किया जाता है बैक्टीरिया को मारने का, निलंबित कणों को हटाने का, क्लोरीन मिलाना या फिर पीएच बढ़ाना। सीधा से इसका आंसर आ जाएगा बेटा क्लोरीन मिलाना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 नगर पालिका जल उपचार में निर्जीवाणुकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, स्कंदन का, निस्यंदन का, क्लोरीन का या जियोलाइट का। तो सीधा से इसका आंसर आ जाएगा बेटा जल उपचार में निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें बेटा केवल क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे इस वीडियो में, और आगे की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे की वीडियो हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, नगर पालिका का जल उपचार प्रक्रिया में पहला चरण क्या है, स्कंदन, निस्यंदन, अवसादन या फिर निर्जलीकरण। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर अवसादन। क्लियर। जल उपचार में निस्यंदन का उपयोग उद्देश्य क्या है, बड़े ठोस का कणों का हटाना, जल को मृदु करना, कीटनाशक मिलाना या फिर टीडीएस को कम करना। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बड़े ठोस को हटाना। इस वीडियो में हम केवल यहीं तक काम करेंगे, 20 तक। आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या किया है, अब तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 21। ठीक है बेटा, नगर पालिका के जल को निर्जवानुकरण निर्जीवानुकरण करने के लिए मानक विधि क्या है, नगर पालिका के जितना भी जल है उसको हमें निर्जीवाकरण करना है और उसकी मानक विधि क्या है बताना है बेटा आपको, ये आपको बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर का लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको यहाँ पे, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बस। ठीक है, चलिए
तो ये बताना है कौन कौन सा है बेटा, कौन कौन सी विधि है, ये उबालना है या फिर यूवी उपचार है, क्लोरीनीकरण है या इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर आएगा क्लोरीनीकरण हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए, जल उपचार की स्कंदन प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पीने के जल के लिए अधिकतम स्वीकार्य टीडीएस का स्तर क्या है? भारत के अंदर जो टीडीएस स्तर है वो क्या है जो पीने का योग्य पानी है? 300 पीपीएम, 500 पीपीएम, 1000 पीपीएम, 2000 पीपीएम। तो कितना है बेटा? 500 पीपीएम। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किस जल मृदुकरण विधि में जल को रेजिन से गुजारा जाता है जो कठोरता पैदा करने वाले आयनों को अवशोषित करता है? सोडा लाइम प्रक्रिया, जियोलाइम प्रक्रिया, आयन विनिमय प्रक्रिया या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आयन विनिमय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जल मृदुकरण में सोडा लाइम प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्लोराइड आयनों को हटाना, अम्लीय जल को बेअसर करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अवशोषित करना या जल का तापमान बढ़ाना। तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को क्या करना? अवक्षेपित करना। इसको बहुत बारीकी से देखिएगा बेटा। औद्योगिक बॉयलरों में कठोर जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या होती है? पपड़ी गठन में वृद्धि, अत्यधिक झाग बनना, कम टीडीएस या फिर कम जंग। क्या होगा बेटा? पपड़ी गठन में वृद्धि करना। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, साबुन पर कठोर जल का सामान्य परिणाम क्या है? बेहतर झाग बनाना, साबुन के झाग का बनना, जल का तापमान बढ़ना या फिर साबुन का पूरी तरह से घुल जाना। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? साबुन के झाग का बनना। क्लियर बेटा? इसको आप देखिएगा जरा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, 27 क्या कह रहा है? साबुन पर कठोर जल का सामान्य परिणाम परिणाम क्या है? बेहतर झाग बनना, साबुन के झाग का बनना, जल का तापमान बढ़ना या साबुन का पूरी तरह से घुल जाना। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? साबुन के झाग का बनना। क्वेश्चन नंबर 28, कठोर जल का उपयोग करने वाले बॉयलर में झाग और प्राइमिंग का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक पपड़ी का बनना, घुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति, मैग्नीशियम की सांद्रता में वृद्धि या फिर उच्च सिलिका स्तर। तो कठोर जल का उपयोग करने वाले बॉयलर में झाग और प्राइमिंग का मुख्य कारण होता है अत्यधिक पपड़ी का बनना। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी जल उपचार विधि महीन कणों को हटाने के लिए फिल्टर का उपयोग करती है? स्कंदन, अवसादन, निस्यंदन या आयन विनिमय। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर आएगा आपका अवसादन। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारतीय मानकों के अनुसार पीने के जल में अत्यधिक स्वीकार्य फ्लोराइड स्तर क्या है? भारतीय मानक के अनुसार पीने के जल में अत्यधिक स्वीकार्य फ्लोराइड क्या होना चाहिए? 0.5 ppm, 1 ppm, 1.5 ppm या 2 ppm। तो क्या होगा बेटा? 1.5 ppm हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय मानकों के अनुसार पीने के जल में पीएच की स्वीकार्य सीमा क्या है? क्या होगी बेटा? 6 से 7, 6.5 से 8.5, 7 से 9.0 या फिर 7.5 से 8.5। तो क्या होगी बेटा? 6.5 से 8.5। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय मानकों के अनुसार पीने के जल में क्लोराइड आयनों की स्वीकार्य सीमा क्या है? 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm या 250 ppm। तो क्या होगा बेटा इसका? 150 ppm। इस तरह से आपके पास 32 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 से। चलिए 32 से हम आगे बढ़ेंगे। 32 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 33। 33 में क्या है बेटा? देखिए 33 में ये कह रहा है कि ईडीटीए विधि का उपयोग करके जल की कठोरता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, टाइट्रेट का, पीएच सूचक का
या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो किसका किया जाता है, टाइट्रेंट का। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखिए, जल मृदुकरण में आयन विनिमय प्रक्रिया का क्या महत्व है? यह टीडीएस को बढ़ाता है, या जल के पीएच को कम करता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाता है, जल में सोडियम मिलाता है। तो क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका जल उपचार प्रक्रिया का पहला चरण है? स्कंदन, निस्यंदन, अवसादन या क्लोरीनीकरण? तो क्या है बेटा, अवसादन। क्वेश्चन नंबर 36, जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार का जल उत्पादित किया जाता है? जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार का जल उत्पादित किया जाता है? कठोर जल, मृदु जल, आशुद्ध जल या क्षारीय जल? तो कौन सा किया जाता है बेटा, मृदु जल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जल उपचार प्रक्रिया में स्कंदन का उद्देश्य क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना, जल से निलंबित कणों को हटाना, जल में आवश्यक पोषक तत्व मिलाना, या जल को मृदु करना? तो क्या होगा बेटा, जल से निलंबित कणों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 38, पीने के जल में नाइट्रेट सांद्रता की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है? पीने के जल में नाइट्रेट कितना होना चाहिए? 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 50 ppm? तो कितना होना चाहिए बेटा, 10 ppm। क्वेश्चन नंबर 39, जल में क्षारीयता का मानक क्या है? पीएच, कुल घटित ठोस यानी टीडीएस, मोलरिटी या फिर मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर? कौन सा होगा बेटा, जल में क्षारीयता का मापक मिलीग्राम प्रति लीटर। इस तरह से आपके पास 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको आप पढ़िएगा जल्दी। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है कि जल उपचार में स्कंदन प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर कौन सा रसायन मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, फिटकरी, क्लोरीन या फिर फ्लोराइड? तो कौन सा मिलाया जाता है? फिटकरी को मिलाया जाता है। जल उपचार निर्जीवानुकरण का उद्देश्य क्या है? यानी अगर जल से निर्जीवाकरण आप करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? घुले हुए जल लवणों को हटाने के लिए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए, टीडीएस को कम करने के लिए? तो क्या होगा बेटा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम लाइम प्रक्रिया का उपयोग किस प्रकार से जल का उपचार किया जाता है? मृदु जल, कठोर जल, खारा जल या अशुद्ध जल? तो कैसा होता है बेटा, ये होता है कठोर जल। कठोर जल का उपचार किया जाता है। कठोर जल डिटर्जेंट के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है? इसकी दक्षता बढ़ाता है, इसकी दक्षता कम करता है, इसकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता, या पीएच बढ़ाता है? तो कठोर जल डिटर्जेंट के प्रदर्शन के लिए इसकी दक्षता को कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस जल मृदुकरण प्रक्रिया में रेजिन आधार का उपयोग शामिल है? सोडा लाइम प्रक्रिया, जियोलाइम लाइट प्रक्रिया, आयन एक्सचेंज प्रक्रिया या रिवर्स ऑस्मोसिस? तो क्या है बेटा, आयन एक्सचेंज प्रक्रिया। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, जल उपचार में निस्यंदन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? घुली हुई गैसों को हटाना, घुले हुए लवणों को हटाना, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना या फिर कीटाणुनाशक मिलाना? तो जल उपचार में निस्यंदन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। इस तरह से हमारे 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा 45 क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहां तक आपके लगभग 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो देखते हैं आगे। चलिए, ये अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेक्स्ट। ठीक है, अब तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए, अब हम अगले यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 3rd यूनिट को। ठीक है, हम इस पूरी वीडियो में टोटल यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे जो बहुविकल्प के आधार पर रहेगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलेट करेंगे। बार बार वीडियो देखिए, बार बार चला के इसको देखिए, आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन इसी में वीडियो में मिल जाएंगे, विश्वास है पूरी तरह से मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, क्या बोल रहा है देखो, यहां से आपका जो क्वेश्चन है ये वाला देखिए, इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन लोहे के अयस्क का उदाहरण है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, चाल्कोपाइराइट या गैलेन? तो आपका जो लोहे का उदाहरण होता है बेटा वो क्या है? बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बॉक्साइट के एल्यूमिनियम निकालने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, कार्बन अपचयन द्वारा, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा,
प्रगलन द्वारा या आश्वासन द्वारा? तो कौन सी विधि द्वारा? प्रगलन द्वारा ये की जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के निष्कर्षण में बॉक्साइट फर्नेस में कोक की भूमिका क्या है? लोहे के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में कोक की भूमिका, लोहे अयस्क का ऑक्सीकरण, अपचयन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करना, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, लोहे से सल्फर निकालना। तो जब लोहे के निष्कर्षण से ब्लास्ट फर्नेस में कोक की भूमिका होती है अपचयन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अलोह मिश्र धातु है? कौन सा अलोह मिश्र धातु? स्टील, कांस्य, कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील। तो निम्नलिखित में कौन सा अलोह धातु है बेटा? अलोह धातु है आपका कांस्य। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक रबर को अधिक टिकाऊ रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या मिश्र धातु? क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन। इसका ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धातुओं को मिश्र धातु बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो धातुओं को मिश्र धातु बनाने का प्राथमिक उद्देश्य वजन बढ़ाने के लिए है, भौतिक गुणों को बदलने के लिए है, प्रतिक्रियाशीलता को कम करने के लिए है, या धातु को शुद्ध करने के लिए है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? भौतिक गुणों को बदलने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण पीवीसी है, पॉलीसाइटीन है, बैकेलाइट है या नाइलॉन है? तो क्या है इसका उदाहरण बेटा? बैकेलाइट। इसका आंसर आ जाएगा बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8, तांबे का सबसे आम अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, चाल्कोपाइराइट, हेमेटाइट या फिर गैलेना? तो क्या होगा बेटा तांबे का सबसे आम अयस्क? चाल्कोपाइराइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, उच्च तापमान वाली भट्टियों के निर्माण में निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्लास का, पॉलीमर का, रेफ्रिट्रीज का या सीमेंट का? किसका जाता है? रेफ्रिट्रीज का। क्लियर? इस तरह से आपके पास 9 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्राथमिक घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सिलिकेट है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो क्या है बेटा? कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट से मुख्य रूप से कौन सी धातु निकाली जाती है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या जिंक? तो कौन सी निकाली जाती है बॉक्साइट से बेटा? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्र धातु नहीं है? कौन सा पदार्थ मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, तांबा या कांसा? तो मिश्र धातु कौन सी नहीं है बेटा इसमें? तांबा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक कौन सा है बेटा? बैकेलाइट, पीवीसी, एपॉक्सी या रबर? तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? पीवीसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, धातु अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्र धातु, प्रगलन, शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग? क्या कहते हैं बेटा? धातु अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का गुण है? इन्हें पिघलाया जा सकता है और इनका आकार बदला जा सकता है। इनमें उच्च लचीलापन होता है, ये उपचार के बाद कठोर हो जाते हैं और इनका आकार बदला नहीं जा सकता, ये बिजली के कुचालक होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो गुण है बेटा वो ये है कि ये उपचार के बाद कठोर हो जाते हैं और इनका आकार बदला जाता है, बदला नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, धातुओं के निष्कर्षण में फ्लक्स का प्राथमिक कार्य क्या है? अपचायक के रूप में कार्य करना, धातु को अशुद्धियों के साथ बांधना, अशुद्धियों को दूर करना या तापमान बढ़ाना? तो बेटा धातु के निष्कर्षण में फ्लक्स का प्राथमिक कार्य होता है अशुद्धियों को दूर करना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हॉल हेलरोट प्रक्रिया का प्रयोग करके निकाली जाती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। कौन सा बेटा? एल्यूमिनियम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉल हेलोड प्रक्रिया में एनोड और कैथोड किससे बने होते हैं? जस्ते और तांबे से, लोहा और तांबे से, कार्बन और जस्ते से, ग्रेफाइट और कार्बन से। तो किससे बने होते हैं बेटा हॉल हेलोड में? ये बने होते हैं आपके जस्ते और तांबे से। ठीक है बेटा? चलिए नहीं सॉरी, लोहे और तांबे से बने हुए होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बेटा, अब हम इस स्लाइड को पढ़ते हैं। ये स्लाइड क्या कह रही है देखिए बेटा, स्लाइड क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 32 की। ठीक, क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अपने हल्के वजन के कारण विमान घटकों के निर्माण में उपयोग की जाती है? ठीक है, हमने 16 किया था ना, थोड़ा सा नीचे कर, एक मिनट रुकिए। ठीक, आई थिंक हम लोगों ने 18 कर लिया था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 19 से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्या कह रहा है? चलिए एक मिनट जरा देखिए इसको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और टीन से बनी होती है? कौन सी मिश्र धातु तांबे और टीन से बनी होती है? ठीक है बेटा, यहाँ पर इसने कहा पीतल, कांस्य, स्टील या प्यूरोट। कौन सी बनी होती है बेटा? कांस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। 20 क्या कह रहा है? ये बोल रहा है पोर्टलैंड सीमेंट की रासायनिक संरचना के में मुख्य रूप से शामिल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम। तो कैसा है बेटा? कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रबर को टिकाऊ पदार्थ में बदलने के उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? बहुलीकरण, वल्कनीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर ऑक्सीकरण। तो क्या है बेटा? वल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? चले बेटा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का गुण नहीं है? इनमें बेहतर सामर्थ्य होती है, ये आमतौर पर अधिक भंगुर होते हैं, ये अक्सर संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ये अधिक नम्य होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आमतौर पर अधिक भंगुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उदाहरण है? स्टील, पॉलीसाइटिनीन, कॉपर या कंक्रीट। तो क्या होगा बेटा इसका? पॉलीसाइटिनीन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बेटा? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रक्रिया में फ्लक्स जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तापमान बढ़ाना, धातु को शुद्ध करना, गैंग के साथ बंद कर स्लैग बनाना या फिर धातु ऑक्साइड को कम करना। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? गैंग के साथ बंद कर स्लैग बनाना। ठीक है, 24 तक आप देखिए जरा अभी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, बेयर प्रक्रिया या फिर हॉल हेरोड प्रक्रिया। तो क्या कहा जाता है बेटा? स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु आमतौर पर विद्युत तार बनाने में उपयोग की जाती है? स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम या कांस्य। क्या की जाती है बेटा? ये की जाती है 26 पीतल। ठीक है, चलिए बेटा आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बात कर लेते हैं 27। ठीक, 27 क्या कह रहा है बेटा? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का गुण है? थर्मोप्लास्टिक का कौन गुण है बेटा? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। थर्मोप्लास्टिक का गुण कौन सा होगा? थोड़ा समझिए। ठीक है, 27 में जो आंसर आएगा बेटा ये रहेगा आपका गर्म करने पर ये विघटित हो जाते हैं। इनमें गर्म करने के बाद फिर से ढाला जा सकता है। ये अत्यधिक सुचालक होते हैं, ये विलायकों के प्रतिरोधी होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा बेटा इसका? इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 क्या कह रहा है? 28 आपसे बोल रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ग्लेना नामक एसिड से निकाली जाती है? तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा या लोहा? तो कौन सी निकाली जाती है बेटा? 28 का, तो ये निकाली जाती है बेटा आपका सीसा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर ले जाएंगे 28 के बाद। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गैलेना नामक एस से निकाली जाती है? कौन सी? तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा या लोहा? तो कौन सी धातु निकाली जाती है गैलेना नामक एस से? सीसा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, हेमेटाइट एस से लोहा निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है, कमी कहा जाता है या फिर कैल्सिनेशन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? हेमेटाइट एस से लोहा निकालने के लिए प्रगलन विधि को उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? पॉलीइथिलीन है, बैकेलाइट है, पॉलीसाइट्रीन है या नाइलॉन है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है बेटा? बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 31, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, डाइफ्लोरोएसिटिलीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका टेफ्लॉन का मोनोमर है बेटा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इस तरह से हमारे पास 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा 31 से 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अपने हल्के वजन के कारण विमान घटकों के निर्माण में उपयोग की जाती है? कौन सी बेटा? स्टील, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, पीतल या कांसा? तो कौन सी धातु है बेटा? एल्यूमिनियम मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 33, धातु क्रम में फ्लक्स का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? धातु एस को कम करने के लिए, धातु के अशुद्धियों को दूर करने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए? क्या आंसर आएगा बेटा इसका? धातु से अशुद्धियों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, अयस्क जिंक ब्लेड में कौन सी धातु निकाली जाती है? जिंक, कॉपर, आयरन या एल्यूमिनियम? तो कौन सी धातु निकाली जाती है बेटा? जिंक। इस तरह से आपके पास 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 या 35 चालको पायरेट अयस्क कॉपर निकालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? चालको पायरेट अयस्क से कॉपर निकालने की प्रक्रिया को पायरोमेलेट्रीज क्या कहता है, हाइड्रो मेटलर्जी कहा जाता है, इलेक्ट्रो मेटलर्जी कहा जाता है या फिर प्रगलन कहा जाता है? तो पायरो मेटलर्जी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु आमतौर पर सिक्के के बनाने के लिए उपयोग की जाती है? स्टील, कांसा, पीतल या जिंक? तो कौन सी धातु है बेटा? कांस्य धातु को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है? कौन सा है बेटा? मिट्टी को पकाना, हाइड्रोजन कार्बन का दहन, पॉलीइथिलीन का निर्माण, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो किसका है बेटा? पॉलीइथिलीन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 38, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? नाइलॉन, टेफ्लॉन, केवलर या पीवीसी? तो किसका उपयोग किया जाता है बेटा? केवलर का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील का गुण है? कुछ तन्य सामर्थ्य, अच्छा संक्षारण, कुछ लचीलापन या कुछ आघातवर्ध्यता? क्या होगा बेटा? अच्छा संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा 39 के बाद। चलिए 39 के बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी सॉरी प्राकृतिक रबर को अधिक टिकाऊ पदार्थ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? बहुलीकरण, वल्कनीकरण, ऑक्सीकरण, संघनन? तो क्या होता है बेटा? वल्कनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री का उपयोग है? थर्मोप्लास्टिक सामग्री, विद्युत इंसुलेशन, निर्माण पदार्थ, विमान घटक, पैकेजिंग? तो क्या है बेटा? पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई के बर्तन बनाने में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम मिश्र धातु है? क्या है बेटा? कांस्य, स्टील, एल्यूमिनियम मिश्र धातु या फिर पीतल? तो कौन सी है बेटा? स्टील। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी अलोहा धातु है? स्टील, लोहा, तांबा या कच्चा लोहा? तो कौन सी अलोहा धातु है बेटा इसमें से? तांबा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कांच बनाने की में प्राथमिक घटक है? रेत, चूना पत्थर,
एल्यूमिनियम या बॉक्साइट। तो कौन है मेरा प्राथमिक घटक? रेत। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग विद्युत इंसुलेटर